हेलो स्टूडेंट्स, जिसका आपको लंबे अरसे से इंतजार था अब शुरू हो चुका है। 64वां बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो काफ़ी अभी दबाव में होंगे। मैं समझता हूँ आपको इस प्रिपरेशन के लिए काफ़ी समय मिला और आप आज इस स्थिति में है कि भली भांति ढंग से आप इंटरव्यू दे सकें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय में मैं पहले भी आप लोगों को सपोर्ट करते रहा हूँ, हेल्प किया हूँ और आज भी इसी सिलसिले में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अब तक जो इंटरव्यू हुए हैं उसमें जो पैटर्न पता लगा है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोर क्वेश्चन को पूछे गए हैं, टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी को हम लोग फोकस करके आज के क्लास को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमने 2 वर्गों में बांटकर इंटरव्यू के लिए आपको तैयार करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। पहला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर सब्जेक्ट के ऊपर, कोर्स इशूज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या मुख्य बिंदु हैं उसको जरा वर्कआउट कर लेना है, और दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करंट क्या है उस पर वर्कआउट कर लेना है। कोर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दोनों के बीच क्या संबंध है, तीनों के बीच गुड गवर्नेंस क्या है, अंडर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, फिर आप कह सकते ई गवर्नेंस क्या है, ये सब कोर इस टॉपिक। करंट में हुआ कि अभी विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ उसके बारे में पूछ सकता है, फिर अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसके बारे में पूछा सकता है, तो करंट हो गया। ठीक है, एक और एस्पेक्ट मैंने लिया कि उसको आप चाहो तो 4 वर्गों में और डिस्कस कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को, या क्वेश्चन जो तैयार करोगे उसको। पहला कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्या क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरव्यू में कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर बिहार से क्या क्या क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बनता है, फिर तीसरा नेशनल यानी इंडिया से क्या बनता है, और चौथा इंटरनेशनल राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो इन चारों को भी आप वर्गीकृत करके देख सकते हैं। क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस का इंटरव्यू है, इसलिए ज्यादातर आपका बिहार नेशनल पर ज्यादा फोकस रहेगा। एक आध क्वेश्चन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पूछा जा सकता है, जैसे तृतीय निम्नवर्ग सम्मेलन, द्वितीय निम्नवर्ग सम्मेलन, मृत्यु निम्नवर्ग सम्मेलन वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के तौर तरीके पूछे जा सकते हैं, तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में हो गया। तो आप जैसे बेसिक तो जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू में जाते हैं, जैसे पूछा गया आपका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शनल क्या है। अब जैसे आपने बताया कि मेरा ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो सबसे पहला जनरल यही पूछा जा सकता है कि साधारण भाषा में लोक प्रशासन को कैसे परिभाषित करेंगे। फिर हो सकता है फिर उसमें और वर्कआउट करके एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन हुआ। फिर क्वेश्चन बनता है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रिलेशन है। फिर क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में क्या रिलेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट इसमें काफी कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए ये सब चीज पर आपका बारीक और सटीक ज्ञान होना चाहिए। विच वन इज मोर ब्रॉडर, कौन ज्यादा व्यापक है, एडमिनिस्ट्रेशन, समझ। तो ये सब चीज को आपको यहाँ वर्कआउट कर लेना पड़ेगा। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फर्क हुआ, समझ। आज दोनों के बीच जो फर्क है वह नजदीक आ रहा है कि दूर होते जा रहा है। विकसित और विकासशील देश का लोक प्रशासन क्या दोनों बराबर है या दोनों के बीच अंतर है। फिर लोक प्रशासन का विषय के रूप में कहाँ उद्विकास हुआ, कब उद्विकास हुआ, कौन इसके जनक हैं, कौन सा इसके उद्विकास में महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। भारत में लोक प्रशासन का अध्यापन कब से शुरू हुआ, भारत में लोक प्रशासन के जनक कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो ये सब बेसिक चीज बनता है। फिर होता है जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 9 लोक प्रशासन हुआ, पारंपरिक लोक प्रशासन हुआ, 9 लोक प्रबंध हुआ, 9 लोक सेवा उपागम हुआ। 9 लोक सेवा उपागम और 9 लोक प्रबंध यूपीएससी के सिलेबस में है, बीपीएससी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इधर बनता है। जैसे अभी पिछले बार बीपीएससी में ही मेंस में इंटरव्यू में क्वेश्चन आया इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या इकोलॉजी, साइंस ऑफ इकोलॉजी आपसे पूछा जा सकता है। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे,
पारिस्थितिकी विज्ञान का वह शाखा है जिसमें किसी भी प्राणी का उसके पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया का अध्ययन किया जाता नहीं ना हुआ। फिर प्रशासन के पारिस्थितिकी क्या हुआ, तो प्रशासन और पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का अध्ययन करने वाला जो विषय क्षेत्र हुआ उसको हम प्रशासन की पारिस्थितिकी कहेंगे। तो पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, इकोलॉजी ये साइंस इज दिस रिलेशन बिटवीन लिविंग बीइंग एंड इट्स इन्वायरमेंट, सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन बनता है, क्लियर है। जरिए लोक प्रशासन के पारिस्थितिकी में कौन कौन आते हैं, तो लोक प्रशासन के पारिस्थितिकी में देखा जाए तो बहुत सारे घटक आते हैं। सामाजिक घटक आते हैं, सांस्कृतिक घटक आते हैं, आर्थिक घटक आते हैं, राजनीतिक घटक आते हैं, वैधानिक घटक आते हैं, भौगोलिक घटक आते हैं, प्राद्योगिक घटक आते हैं। जो भी लोक प्रशासन के दायरे के बाहर है सब लोक प्रशासन को प्रभावित कर रहा है वो सब इसके पारिस्थितिक घटक में आ जाएंगे। तो यह सब चीज को आपको जरा बेहतर ढंग से फोकस कर लेना चाहिए। फिर दूसरा टॉपिक होता है संगठन। संगठन से बहुत क्वेश्चन बनता है लोक प्रशासन में। संगठन और प्रशासन में फर्क क्या हुआ, तो मैं एक दिन आपको अक्सर बतलाता हूँ कि संगठन और प्रबंध दोनों जुड़कर प्रशासन का निर्माण करते हैं। यानी प्रशासन जो हुआ वह संगठन और प्रबंध दोनों का योग है। संगठन उसमें ढांचा है और प्रबंध उसमें प्रक्रिया है। कंप्यूटर के भाषा में संगठन हार्डवेयर हुआ और प्रबंध सॉफ्टवेयर हुआ, दोनों मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसे लोग प्रशासन कहते हैं। तो संगठन एक कॉमन फिनोमेना है, केवल लोक प्रशासन में संगठन की बात होती है ऐसा बात नहीं है। ये हम संगठन के युग में ही जीते हैं, हमारे तमाम आवश्यकताएं विभिन्न संगठनों पर निर्भर है। तो संगठन यानी संगठन हुआ, जैसे आप देखो संगठन समूह से बना, व्यक्ति से बना समूह, समूह से बना औपचारिक अनौपचारिक संगठन। तो औपचारिक संगठन को हम मतलब औपचारिक संगठन पर ही लोक प्रशासन में फोकस करते हैं। तो और जैसे नौकरशाही हुआ, विधायिका हुआ, कार्यपालिका हुआ, ये सब क्या हुआ, संगठन हुए, समझ रहे। अब संगठन आगे चलकर जो उसमें हम लोगों ने वर्कआउट किया कि सिस्टम बन गया और सिस्टम से आज नेटवर्क बन गया। तो आज तो बड़ा इस संदर्भ में बहुत ज्यादा विकास होते जा रहा है और इसके बारे में और बारीकी से हमारा समझ बढ़ते जा रहा है। तो संगठन के समझने के लिए, व्याख्या करने के लिए बहुत सारे सिद्धांत और विचारधारा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विचारधारा और सिद्धांत में फर्क क्या हुआ, समझ रहे। तो आप सिद्धांत का ही विचारधारा का व्यवस्थित रूप को, वैज्ञानिक रूप को हम सिद्धांत कहते हैं, समझ रहे। जो धारणा आपने बनाया वो विचार धारणा हुआ और उसको वैज्ञानिक रूप से परीक्षण करने के बाद जो परिणति हुई उसे सिद्धांत कहते हैं। अब सिद्धांत में भी बहुत सारे सिद्धांत है, जैसे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत हुआ, नौकरशाही सिद्धांत हुआ, ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे आपसे पूछा जा सकता है कि आपने प्रशासन के सिद्धांत पढ़े, आपको कौन सा सिद्धांत अच्छा लगा। इस बार बीपीएससी में पूछा गया नौकरशाही सिद्धांत के बारे में, जैसे प्रतिपादित मैक्स वेबर ने किया। कहा गया क्या आज के परिप्रेक्ष्य में वह उपयुक्त है या अनुपयुक्त है। तो बिल्कुल ये बात गौरतलब है कि यह मानसिक रचना है मैक्स वेबर का, जो पश्चिमी संस्कृति को ध्यान में रखकर विकसित किया गया। आज परिस्थितियां बदल रही है तो उस परिप्रेक्ष्य में नौकरशाही आदर्श प्रतिमान पूरी तरह फिट नहीं बैठता है, उसमें परिवर्तन या उसमें समायोजन की गुंजाइश है, समझ रहे। विकासशील देशों में रिक्स इसके बदले पारिस्थितिक उपागम और साल प्रतिमान डेवलप किया है, समझ रहे हैं। तो आप ये बतला सकते हैं कि नौकरशाही आदर्श प्रतिमान का सैद्धांतिक महत्व तो आज भी है, लेकिन व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में आज ये थोड़ा समय परिवर्तन परिस्थिति के अनुकूल सापेक्ष में मतलब अप्रासंगिक या अनुपयुक्त हो रहा है, अपर्याप्त हो रहा है और इसके बदले आज दूसरे प्रकार के संगठनात्मक व्यवस्था की विकास किया जा रहा है, स्थापना किया जा रहा है, ये बतला सकते हैं आप। इस संगठन में और भी बहुत सारे सिद्धांत है, मानव संबंध सिद्धांत हुआ, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत हुआ, शास्त्रीय सिद्धांत हुआ, व्यवहारवादी विचारधारा, सबसे भी क्वेश्चन बनते हैं। व्यवहारवादी विचारधारा में साइमन को फोकस करके कि व्यवहार प्रशासनिक टॉपिक और बनता है, प्रशासनिक व्यवहार से आपके क्या ताल्लुकात है या क्या समझते हो। तो मतलब प्रशासनिक व्यवहार वो व्यवहार हुए जो प्रशासन के संचालन संचरण कार्यक्रम के लिए आवश्यक है, जैसे निर्णय हुआ, नेतृत्व हुआ, अभिप्रेरण हुआ। तो ये सब पर आपको वर्कआउट करना चाहिए। फिर
साइमन का इसमें क्या योगदान है? तो साइमन व्यवहारवादी विचारधारा के जनक हैं। साइमन शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना किया है। उन्होंने ऐसे कहावतें, उनके सिद्धांतों को कहावतें और मुहावरे की संज्ञा दिया और उसने व्यवहारवादी उपागम विकसित किया और निर्णय के क्षेत्र में फोकस किया और निर्णय में उसने आर्थिक मानव के स्थान पर प्रशासनिक मानव अवधारणा प्रतिपादित किया। तो ये सब कुछ जरा आपको बाकायदा ढंग से देख लेना चाहिए। जैसे यूपीएससी का मेंस हुआ है तो बहुत लोग के जेहन में क्वेश्चन होगा, बोर्ड के भी जेहन में क्वेश्चन हो सकता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसलिए आपको उस पर फोकस कर लेना चाहिए कि साइमन का शास्त्रीय व्यवहार में या व्यवहारवादी विचारधारा में क्या योगदान है, इसको थोड़ा आप फोकस कर लीजिएगा। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर एक होता है प्रशासन के सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन बहुत बेसिक बनता है। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या फर्क है, पद सोपान और स्केलर प्रक्रिया में क्या फर्क है, पद प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण में क्या फर्क है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में क्या फर्क हुआ, सत्ता और शक्ति में क्या फर्क हुआ, सत्ता और उत्तरदायित्व में क्या संबंध हुआ, उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता में क्या संबंध है। तो ये सब ये अंतर है, ये सब आपको ठीक से देख लेना चाहिए। क्वेश्चन अक्सर बनते हैं और बेसिक क्वेश्चन से तो आपको यहाँ पर देख लेना चाहिए। एक चीज और देख लीजिए, नेता प्रशासक और नेता हुआ, संगठन का प्रधान हुआ और प्रबंधक, इन तीनों के बीच में क्या अंतर होता है। आप एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि एक नेता को सदैव अच्छा काम करना चाहिए और प्रबंधक को कार्य सही तरीका से करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो नेता को सदैव अच्छा काम करना चाहिए और प्रबंधक को कार्य अच्छे ढंग से करना चाहिए। क्वेश्चन बीपीएससी में यूपीएससी में आया था, तो इस पर भी क्वेश्चन था, नेता और प्रबंधक में आपके विचार में क्या फर्क वो बतलाइए। ठीक है, तो इसको जरा आप देख सकते हैं। क्लियर? फिर आप देख सकते हो ट्रिपल पी क्या है। समझ रहे? सरकार ट्रिपल पी के क्या क्या फॉर्मेट होते हैं। समझ रहे हैं? ये किस प्रकार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच संबंधों को प्रभावित कर रहा है। समझ रहे? नियामकीय आयोग पर क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में नियामकीय अभिकरण कौन कौन है, बतलाइए। समझ रहे हैं? स्वतंत्र नियामकीय आयोग अमेरिका में जो, उसी के तर्ज पर भारत में भी कुछ हद तक नियामकीय आयोग बने, लेकिन जो पूरी तरह फिट नहीं बैठता है, लेकिन है उस तरह का। फिर निगम और कंपनी में क्या फर्क हुआ, ये सब आप देख सकते हैं। बोर्ड और आयोग में क्या फर्क हुआ। बोर्ड मतलब जिसको हम लोग कहते हैं परिषद, और आयोग मतलब जैसे नीति आयोग हो गया, केंद्रीय राजस्व परिषद हो गया, सेंट्रल प्रत्यक्ष कर बोर्ड हुआ, ये सब बोर्ड हुआ। वैसे दोनों एक ही चीज है, इन दोनों में कुछ फर्क होता है। जैसे बोर्ड में सभी फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और आयोग में माना जाता है कि केवल महत्वपूर्ण फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको वहां पर बन सकता है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर जैसे आप देख सकते नियंत्रण और जवाबदेहिता पर, नियंत्रण और जवाबदेहिता पर बड़ी क्वेश्चन बनते हैं। खासतौर पर सेकेंड ARC आप देख लेना, क्योंकि सेकेंड ARC मेंस में भी क्वेश्चन आया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रशासन में संवेदनशीलता, जवाबदेहिता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में क्या क्या अनुशंसा किए गए हैं और बतलाइए, कुछ ब्रीफ में बतलाइए, तो आपको ये पता होगा तभी आप लिख पाएंगे, बता पाएंगे। तो इसको जरा देख लीजिएगा। फिर आप देख सकते हैं न्यायिक नियंत्रण, विधायी नियंत्रण, कार्यकारी नियंत्रण, जन नियंत्रण, 4 तरह के नियंत्रण होते हैं। इसके अलावा आप प्रशासन में जवाबदेहिता बढ़ाने के लिए और क्या क्या तरीका सुझा सकते हैं, ये आप बतलाइए। समझ रहे हैं? फिर सूचना का अधिकार, सेवा का अधिकार, बिहार में जन शिकायत निवारण का अधिकार जो दिया गया, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि अधिकार कब लागू हुए और इसके क्या इम्प्लीकेशन है। समझ रहे हैं? फिर आप इधर देख सकते हो लोक नीति टॉपिक पर देख सकते हो कि लोक नीति पर हमेशा क्वेश्चन आता है कि लोक नीति पंगुता क्या है, जिसको पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं। समझ रहे हो कि नीतियां बेहतर ढंग से बनती है लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पाती है। इनफैक्ट नीति निर्धारण और नीति क्रियान्वयन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा कि एंडरसन का कहना है कि नीति का निर्माण उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार उसका क्रियान्वयन होना है, और उसे क्रियान्वित भी उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार वह निर्माण किया गया है। अदरवाइज जो व्यवहार में देखने को मिलता है कि नीति निर्धारण और क्रियान्वयन में डायकोटॉमी होता है, जिसके कारण नीतियां फेल कर जाती है और नीति पंगुता की स्थिति होती है। नतीजन जो कोर समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, वह यथावत बने रहते हैं। आप इस बात को
इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष के बाद आज भी बहुत सारे बुनियादी समस्याओं को झेल रहा है, जबकि इस पर दिशा में पहल बहुत सारे किए गए, प्रयास भी किए गए, लेकिन परिणाम नहीं मिले। वही पॉलिसी पैरालिसिस, इसी को एड्रेस करने के लिए, इसी को करेक्ट करने के लिए पिछले दिनों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। अब नीति आयोग पर क्वेश्चन बीपीएस में भी पूछा गया, आप उसको भी जरा बेहतर ढंग से देख लीजिएगा कि योजना आयोग और नीति आयोग में फर्क क्या है, वर्तमान में नीति आयोग का क्या क्या कार्य उपलब्धियां वो बतलाइए, तो इस पर थोड़ा आपको देख लेना चाहिए। फिर आप देख लीजिए बजट प्रक्रिया पर, देख लीजिए कि बजट जो होता है वर्चुअली कैसे मतलब निर्धारण, अधिनियमन और क्रियान्वयन का मूल्यांकन करे। बजट 1860 में शुरू हुआ था भारत में, आज 2020 हो गया है, मतलब 40, अरे जब आप समझ सकते हो 60 मतलब 160 वर्ष लगभग हो गए स्टार्ट हुए बजट के प्रक्रिया को। तो इन वर्षों में कैसे बजट काम किया है उसको जरा आपको देखना है, समझ रहे हैं। तो बजट में जैसे पहले रेल बजट, सामान्य बजट अलग थे, फिर दोनों को मिला दिया गया है, समझ रहे हैं। तो निर्धारण कौन करता है, क्रियान्वयन कौन करता है, अधिनियमन कैसे होता है, ये सब चरण जो है पिछले दिनों बजट प्रक्रिया में क्या बदलाव किया गया है, आपको क्या लगता है इसमें कुछ और बदलाव की गुंजाइश है? बजट भारत में बजट प्रक्रिया दुरुस्त है या इसमें कुछ बदलाव आपके विचार में अपेक्षित है? ये सब आप इस पर वर्कआउट कर सकते हैं, समझ रहे। फिर आप सामाजिक लेखा परीक्षण टॉपिक देख सकते हैं कि सोशल ऑडिट कहते किसके है और भारत में अभी वस्तु स्थिति क्या है सोशल ऑडिट की, ठीक है। फिर आप तो विकास प्रशासन, खासतौर पर विकास प्रशासन पर फोकस इसलिए करना चाहिए कि भारत विकासशील देश है और बिहार का प्रशासन भी विकासशील प्रशासन में ही आता है। तो विकास प्रशासन क्या है, बिहार में विकास कार्यक्रम कौन कौन से चलाए जा रहे हैं, बिहार में विकास से संबंधित कौन कौन से एजेंसी है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपके ग्रामीण विकास, शहरी विकास, जनजाति विकास, महिला कल्याण और विकास, बाल विकास इत्यादि से संबंधित भी आप वर्कआउट करके जा सकते हो कि बिहार में बाल विकास के कौन से कार्यक्रम है, महिला विकास के कौन से कार्यक्रम है, ग्रामीण विकास 7 निश्चय कार्यक्रम इससे जुड़ा हुआ है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। कृषि रोड मैप वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जरा विकास वाले पोर्शन पर काफी फोकस करिए, क्योंकि पिछले दिनों चुनाव जो बिहार में हुआ उसमें विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा था, समझ रहे, रोजगार विकास वगैरह, तो उस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको जरा देख लीजिएगा, समझ रहे। फिर आप आ जाइए सेक्शन 2 में, जैसा कि आप देखते हो कि भारतीय प्रशासन उतना ही पुराना है जितना पुराना भारतीय राज्य व्यवस्था है। तो भारतीय प्रशासन पर बहुत सारे पुराने शासन का गहरा प्रभाव पड़ा है, जैसे कौटिल्य प्रशासन, मुगल प्रशासन, ब्रिटिश प्रशासन वगैरह का। तो पिछले दफा कौटिल्य प्रशासन से क्वेश्चन बीपीएससी में आया, तो आप उसको फिर से एक बार देख सकते हो, उसको वर्कआउट कर सकते हैं कि कौटिल्य के क्या जो प्रशासन है या कौटिल्य काल में जो भारतीय प्रशासन में विकास हुआ उसका वर्तमान प्रशासन पर क्या प्रभाव है वगैरह देख सकते हो। फिर आप देख सकते हो जैसे कि स्टेटमेंट कौटिल्य ने दिया था, राजा का सुख प्रजा के सुख में नहीं थे वगैरह वगैरह, तो उस पर भी क्वेश्चन बना फोकस करके आपसे पूछा जा सकता है। भ्रष्टाचार पर कौटिल्य ने दिया था, बजट पर कौटिल्य ने विचार दिया था, तो इस सब पर आपका क्वेश्चन बनता है और आपको उसको उस रूप में तैयार कर लेना चाहिए, समझ रहे। फिर आप ब्रिटिश प्रशासन पर भी देख लो, क्योंकि भारतीय प्रशासन का जो मौजूदा ढांचा है वो ब्रिटिश शासन काल में विकसित हुआ। तो मैक्सिमम जो केंद्रीय सचिवालय, लोक सेवा, फिर विकास प्रशासन कह सकते हो, केंद्रीय सचिवालय, फिर आप स्थानीय शासन, सबका विकास जो है वह ब्रिटिश काल में हुआ है। तो उसको थोड़ा सा आपको खास तौर पर फोकस कर लेना चाहिए। 3 काल अवधि प्रणाली क्या है, स्प्लिट प्रणाली क्या है, समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्य से पहले तो बेकोर का सब्जेक्ट देख लो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय प्रशासन में क्या क्या बदलाव आए, वो बतलाओगे? जैसे आपसे पूछा सकता है कैसे बतलाइए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय प्रशासन में क्या बदलाव आया, आप बतला सकते हैं। अभी हाल के दिनों में भारतीय प्रशासन में क्या बदलाव आया, ये भी आप बतला सकते हो। फिर संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में क्या फर्क है, क्या भारत को संसदीय लोकतंत्र छोड़कर कोई दूसरा लोकतंत्र अपना लेना चाहिए? पिछले दिनों संसद का कार्यकारण काफी विवेचना का विषय रहा है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि संसद का जो कार्यवाही अबाधित रहा, सेशन ढंग से नहीं चला, काम नहीं हुआ, ये मतलब विवेचना उत्पन्न करता है, इसको जरा आप देख लीजिएगा।
फिर आप देख लेंगे इस टॉपिक पर जैसे संघवाद इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि संघवाद से ही केंद्र राष्ट्र संबंध, और केंद्र राष्ट्र संबंध हमेशा वो मतलब वो पोटेंशियल वाला सब्जेक्ट है। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, खासतौर पर वित्तीय संबंध विगत दिनों जीएसटी वगैरह के आगमन से व्यापक तौर पर प्रभावित हुआ, तो उसको जरा बेहतर ढंग से देख लेंगे। केंद्र राष्ट्र संबंध का संवैधानिक वैधानिक पक्ष, लोक सेवा टॉपिक को भी आपको बेहतर ढंग से देखना चाहिए क्योंकि लोक सेवा आपसे ताल्लुकात डायरेक्ट रखता है, इसलिए कौन सा अनुच्छेद क्या क्या डील करता है, 308 3 से लेकर 323 ए तक का जितने प्रोविजन है सब आप उसको बेहतर ढंग से वर्कआउट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर लोक सेवा से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, जैसे सामान्य जो विशेषज्ञ किसे कहते हैं, मंत्री लोक सेवक विवाद क्या है, समझ रहे, प्रशासन में सत्यनिष्ठा क्या है, पारदर्शिता सत्यनिष्ठा बहाल करने के लिए भारतीय प्रशासन में क्या किया गया है, बिहार में क्या किया गया है, ये सब पर आपको फोकस कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है ये टॉपिक भी आप फोकस कर सकते हो, समझ रहे कि मंत्री लोक सेवक संबंध बिहार के संदर्भ में बतलाओ कि बिहार में कुछ ऐसा प्रकरण आप जानते हो जो मंत्री लोक सेवक संबंध के बीच तनावपूर्ण संबंध को दर्शाते हैं। एक आध प्रकरण रहा है इस तरह का, लेकिन वैसे बहुत ज्यादा प्रकरण तो नहीं रहा, कुछ प्रकरण रहा है। मंत्री लोक सेवक संबंध डिबेटेबल रहा है, चर्चा में रहा है, समझ रहे। फिर आप इस टॉपिक पर और अगर फोकस करो तो जैसे आप देख सकते हो भारत में वित्त प्रबंधन, इसमें 3 तरह का है, वित्त मंत्रालय की भूमिका, संसद की भूमिका और सीएजी की भूमिका। सीएजी की भूमिका पर क्वेश्चन बनता है और आपको सीएजी पर देख लेना चाहिए कि भारतीय संविधान में लोकतंत्र के 4 रक्षक है, जिसको अम्बेडकर महोदय ने कहा, वो कौन कौन है। तो आप जानते हैं चुनाव आयोग हुआ पहला, दूसरा यूपीएससी हुआ, तीसरा सीएजी हुआ और चौथा सर्वोच्च न्यायालय हुआ। इन चारों पर लोकतंत्र की रक्षा की जवाबदेही दी गई है, उसी को फोकस करके इस बार बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया कि लोकतंत्र का रक्षक सीएजी की भूमिका पर क्वेश्चन आया था, उसको आपको बेहतर ढंग से वर्कआउट कर लेना चाहिए, वो अच्छा क्वेश्चन था, समझ रहे। अभी देख रहे होगे सरकार है, जैसे महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार है, झारखंड में गठबंधन सरकार है, केंद्र में गठबंधन सरकार, वैसे तो केंद्र में सरकार को पूर्ण बहुमत मिला हुआ फिर भी एनडीए कहलाता है और उसमें बहुत सारे सहयोगी दल। तो क्या गठबंधन सरकार स्पष्ट बहुमत वाली सरकार के कारण विकास प्रक्रम प्रभावित होता है, इस टॉपिक पर वर्कआउट। हाँ, ये तो बिल्कुल तय है कि गठबंधन सरकार पर हमेशा बहुमत की दबाव बना रहता है, इस कारण सरकार मतलब बहुत कठोर फैसला लेने से हिचकती है, समझ रहे। और कई दफा तो बहुत सारे बुनियादी इशू, कानून व्यवस्था, यहाँ तक विकास वगैरह भी प्रभावित होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन गठबंधन समाज की अगर विविधता देखी जाए, मतलब खासियत देखी जाए, तो यहाँ पर मतलब गठबंधन सरकार जो है वह यहाँ की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मतलब जिस तरह का लोग यहाँ का बटे हुए हैं विचारधारा, रहन सहन, खान पान, तौर तरीके में, तो ऐसा संभव है कि यहाँ गठबंधन संस्कृति, और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि गठबंधन सरकारें अच्छा भी काम की है, जैसे एनडीए का, यूपीए का सरकारें न केवल कार्यकाल पूरा किए लेकिन बेहतर ढंग से काम भी किए। तो डिपेंड करता है कि कैसा उसमें मतलब सरकार ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सरकार के कमिटमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सरकार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता ज्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन गठबंधन सरकार है या एक दलीय सरकार। कई दफा तो आप देखते हो स्पष्ट बहुमत वाली सरकार भी अच्छा नहीं कर पाती और गठबंधन सरकारें अच्छा कर लेती है। तो इसलिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कि गठबंधन है या स्पष्ट बहुमत है, समझ रहे हैं, सरकार कैसी है और उसका विकास के प्रति नजरिया और प्रतिबद्धता कैसा है, यह मैटर करता है। तो इसको आप जरा देख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट बनता है। इसके अलावा और आप इस टॉपिक में नीति आयोग, जैसा कि हमने बताया, उसको बेहतर ढंग से कर लेना चाहिए कि नीति आयोग पर क्वेश्चन बनना है कि नीति आयोग योजना आयोग से कैसे भिन्न है, क्या नीति आयोग के आगमन से पंचवर्षीय योजना का जो प्रक्रम था वह प्रभावित हुआ है, समझ रहे हैं। नीति आयोग पिछले दिनों जो कार्य कर रही है, क्या भारतीय प्रशासन में सुपर कैबिनेट के जैसा काम कर रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी क्वेश्चन देख लेना कि प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडलीय सचिवालय विगत दिनों जो चर्चा के विषय रहे हैं, क्या दोनों
बीच तनाव है, दोनों के बीच किसी प्रकार का आच्छादन है, किसी प्रकार असहजता या कोई दिक्कत देखने को मिल रही है, खासतौर पर उस परिस्थिति में जब केंद्र में बड़ी ताकतवर सरकार बैठी हुई है, इस मायने में स्पष्ट बहुमत है। इसलिए मैंने कहा तो इस हिसाब से आपको इसको टॉपिक देख लेना कि प्रभावी मंत्रिमंडलीय सचिव कौन है, प्रधानमंत्री कार्यालय कौन है, प्रधान कौन है और क्या इनकी भूमिका और कार्य है, ये इसको देख सकते हो। फिर कल्याण प्रशासन टॉपिक को भी देख सकते हो कि बिहार में कल्याण का तंत्र क्या है, कल्याण प्रशासन के कार्यक्रम कौन कौन चलाए जा रहे हैं, SC ST के कार्यक्रम वगैरह को देख सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद के तहत राज्य में एक अलग से अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री का नियुक्ति का प्रावधान किया गया, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको जरा चेक कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अब कानून और व्यवस्था देख लो, जिला कलेक्टर देख लो, कलेक्टर का बिहार में कलेक्टर की क्या भूमिका है, बिहार में कलेक्टर का पिछले दिनों क्या बदलाव आया है भूमिका में, गुड। फिर आप देख सकते हो कि DRDA का बारे में पूछ सकते हो कि बिहार में DRDA है या खत्म हो गई है, उसकी क्या प्रासंगिकता है। तो बिहार में मनरेगा कार्यक्रम को चलाने की जिम्मेवारी अभी DRDA पे ही है, वही चला रही है, तो इस पर आपको वर्कआउट कर लेना चाहिए। फिर आप देख लेना जैसा कि स्थानीय शासन बिहार में खासतौर पर ग्रामीण पंचायती राज और नगर पालिका संस्थाएं जो है, कब चुनाव हुआ था, कितना चुनाव हुआ था, बिहार का पंचायती राज व्यवस्था विश्व का भारत के पंचायती राज को किस प्रकार एक अलग पहचान रखता है, किस प्रकार अलग कह सकते हो नेतृत्व प्रदान कर रहा है, वगैरह वगैरह बतला सकते हो। तो ये सब चीज जो है ना आपको बेहतर ढंग से कर लेना चाहिए। समझ रहे हैं, आपका BPSC का जो इंटरव्यू होगा उसमें क्वेश्चन के स्वरूप चाहे जो भी हो, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हो, कैसे जवाब देते हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होना कोई गुनाह नहीं है, कोई मतलब गलत नहीं है, लेकिन उसको किस तरह से आप डील करोगे, कैसे जवाब दोगे, कैसे अपने हिसाब से इंटरव्यू को मोल्ड करोगे, ये सब आपको वर्कआउट कर लेना चाहिए। समझ रहे हैं। और अभी आपके पास टाइम है, मतलब खासतौर पर उनका जो सेकंड राउंड में इंटरव्यू, और चूंकि इतना रिजल्ट है इसलिए इंटरव्यू काफी लंबे प्रोलॉन्ग भी करेगा, तो जिनका बाद में इंटरव्यू उनसे तो और भी, चूंकि फर्स्ट राउंड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब निकल जाते हैं तो बच जाते हैं क्वेश्चन जो अनइम्पोर्टेंट या सेमी अनइम्पोर्टेंट है, तो उस पर क्वेश्चन बनने लगते हैं, तो फिर थोड़ा सा आपको और सब भी दायरा बढ़ जाता है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप उसको बेहतर ढंग से वर्कआउट करो, खूब मेहनत करो, अपने से क्वेश्चन बनाओ और उसका आंसर ढूंढो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर देखो, DD न्यूज देखो, राज्यसभा लोकसभा देखो, और बनाओ कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं उनके क्वेश्चन एनालिसिस करो और उसको अपने सब्जेक्ट से रिलेट करके देखो कि अगर पब्लिक एड होगा तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। समझ, तो आप जितना बेहतर अभी वर्कआउट करोगे एग्जाम में, इंटरव्यू में, उतना ही कंफर्टेबल रहोगे। समझ रहे। एक बात और भी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके अलावे मेंटल कंडीशनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कई दफा मैं स्टूडेंट को देखता हूँ कि पहले से बहुत अच्छी तैयारी रहती है, लेकिन जब इंटरव्यू का जो समय आता है तो समय भेड़िया आ गया वाला हालत हो जाता है। तो ऐसा स्थिति नहीं करना, आपको पूरी तरह मतलब कहते हैं ना मेन वर्सेस वाइल्ड वाला हिसाब, दिमाग को पूरी तरह शांत रखना है। उस आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 17 मिनट, जितना मिनट आपका इंटरव्यू चलता है, अगर आपका दिमाग शांत रहेगा, आप शांत रहोगे तो आप बेहतर परफॉर्म करोगे। और थोड़ा सा भी अगर दबाव में आ गए, तनाव में आ गए, तो फिर इंटरव्यू खराब हो सकता है। इसलिए इस प्रक्रिया को बार बार पुनरावृत्ति करो, अपने आप को कंडीशन करो उस परिस्थिति के लिए और बेहतर डिलीवरी का सोचो। ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। अगर किसी तरह का मैं आपका सहयोग दे पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। आपकी सफलता में ही हमारा खुशी और मेरा, मैं कह सकते हैं हम लोग की सभी की खैरियत जुड़ी चुकी हुई है। इसलिए आप सफल हो, आप प्रशासनिक अधिकारी बनाओ, बिहार को सेवा करो, बिहार का नाम रोशन करो, परिवार का नाम रोशन करो और हम लोग का नाम रोशन करो। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।